थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने साइको के कई महत्वपूर्ण पक्षों को स्पष्ट किया था। मैंने आपको समझाया था कि शिक्षा क्या है, अधिगम क्या है, शिक्षण और अधिगम की प्रकृति क्या है, उसके बाद शिक्षण अधिगम कैसे एक सिक्के के दो पहलू बनते हैं। फिर तमाम सेक्शन को मैंने उसमें इंटरप्रेट किया था, व्याख्यायित किया था, और उसी सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए आज हम थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, श्यामपट्ट पर लिखा हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। मित्रों, एक बात ध्यान में रखिएगा कि हम लोग जितने भी थ्योरी को रीड करेंगे, जितने भी सिद्धांत को, अधिगम के सिद्धांत को डिस्कस करेंगे, मैंने पिछले दिनों सारे बिंदु को लिख दिया था, नोट कर दिया था, क्या क्या हमको पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, किन किन विचारकों को पढ़ना है। उसी की कड़ी में आज थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत हम डिस्कस कर रहे हैं। आप इसको प्रभावी तरीके से इनिशिएट करेंगे। अब आप देख रहे होंगे पॉइंट वाइज इसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, जहां से कम 1 से 2 प्रश्न तो केवल लिखे से मिल जाते हैं। जैसे जब भी हम लोग किसी भी विचारक को रीड करेंगे तो पूरे सीक्वेंस में हमको रीड करना है। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर ऊपर थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत लिखा हुआ है, फिर यहाँ अवध प्रभावी जो तिथि उनकी मानी जाती है 1913, स्थान यूएसए, जनक शिक्षा मनोविज्ञान के, लेखक शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक के, कहने का मतलब है शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक के लेखक हैं। और उन्होंने प्रैक्टिकल किस पर किया है? उन्होंने प्रैक्टिकल किया है भूखी बिल्ली पर। और उसके बाद उन्होंने बिल्ली के लिए उद्दीपक क्या चुना है? उन्होंने उद्दीपक चुना है मांस का टुकड़ा या मछली। अब उसके बाद इतना हम लोग पॉइंट वाइज देखें, फिर जो थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत है, उस अधिगम सिद्धांत के कितने उपनाम हैं आप देख रहे होंगे। एस बॉन्ड आर थ्योरी, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत। कई नामों से हम थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत को समझते हैं। इसमें कई नाम आते हैं, तो मित्रों ध्यान रखिए। कई बार पेपर में पूछा है शिक्षा मनोविज्ञान का पिता कौन है, तो उसमें विकल्प में देता है रूसो, थॉर्नडाइक, स्किनर, ह्यूम। आपको टिक लगाना है थॉर्नडाइक को। लेकिन एक बात यहाँ हम विश्लेषित करना चाहते हैं, थॉर्नडाइक के पहले वास्तव में आरंभिक प्रयास, प्रभावी प्रयास कई विचारकों ने किया था, लेकिन रूसो की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। मित्रों, आपको पता होगा रूसो आदर्शवादी विचारक है, प्रकृतिवादी विचारक है। और आइए हम प्रकृति की ओर लौट चले, ऐसा नारा रूसो ने ही दिया था। रूसो शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक आंदोलन को प्रारंभ करने वाला पहला विचारक है। ये मित्रों ध्यान रखिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय रूसो को जाता है। लेकिन रूसो उन सिद्धांतों, वैज्ञानिक प्रतिमानों को स्पष्ट नहीं किए जिनको आगे चल करके थॉर्नडाइक ने ढांचे में ढाल दिया। इसीलिए जो श्रेय रूसो को मिलना चाहिए था, वह श्रेय रूसो को न मिलकर के थॉर्नडाइक को मिल गया। अर्थात थॉर्नडाइक ने शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों को एक साथ जोड़ा, वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया और उसे एक ढांचे में ढालकर सैद्धांतिक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। इसीलिए हम उस शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक को मानते हैं। आप एक चीज और देख रहे होंगे कि थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रैक्टिकल किया है। मन में एक प्रश्न आता है, हमारे कई छात्रों ने पूछा भी कि सर इन्होंने बिल्ली ही क्यों लिया, कोई दूसरा पशु, कोई दूसरा
उसमें पशु पक्षी या कोई और चीज़ क्यों नहीं लिया, बिल्ली को ही क्यों चूज किया? बिल्ली को चूज करने के पीछे इनका विजन क्या था? तो मित्रों एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोग देखते हैं चाहे वो थॉर्नडाइक हो, स्किनर हो, पावलोव हो, कोहलर हो, वंडूरा हो, जितनी भी अधिगम के व्यवहारिक पहलू के समर्थक विचारक हैं, आप कह सकते हैं प्रयोगात्मक पहलू के समर्थक विचारक हैं, इन लोगों ने अलग अलग साधन अपनाए हैं। सबने अपने सिद्धांत को जस्टिफाई करने के लिए ही चाहे पशु को चुना, चाहे पक्षी को चुना, चाहे इंसान को चुना, वो सब अपने अपने सिद्धांत को जस्टिफाई करने के लिए ही उन्होंने चूज किया है। तो यहाँ इन्होंने बिल्ली लिया, तो बिल्ली लेने के पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मित्रों आप जानते होंगे कि बिल्ली वह पशु है जो अगर कोई उद्दीपक उसके सामने ना हो, जैसे मान लीजिए चूहा है, अगर चूहा उछल करके नहीं भागता या कोई खाने की चीज़ या कोई चीज़ उसके सामने नहीं आता, तब तक बिल्ली कोई एक्शन नहीं करती, लेजी होकर के चुपचाप पैर फैला करके बैठी रहती। लेकिन जैसे ऊँघती हुई बिल्कुल आलस्य प्रमाद से युक्त बिल्ली जो बिल्कुल आलसी होकर के लेटी हुई है, अगर उसके सामने से एक उद्दीपक रूपी चूहा दौड़ जाए तो बिल्ली के शरीर में बिल्कुल बिजली जैसी फुर्ती आती है और टूट पड़ती है उस चूहे को पकड़ने के लिए। कहने का मतलब है कि जो एस बॉन्ड आर थ्योरी आप देख रहे होंगे, एस बॉन्ड आर थ्योरी जो थॉर्नडाइक बताना चाहते हैं, थॉर्नडाइक कहते हैं कि बिना उद्दीपक के रेस्पॉन्स नहीं होगा। उन्होंने कहा कि रेस्पॉन्स तब तक नहीं होगा जब तक उद्दीपक सामने ना हो। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बिल्ली को चुना था। और बिल्ली वह प्राणी है जो रेस्पॉन्स तब तक नहीं करती जब तक कि उद्दीपक उसके सामने ना हो, अर्थात कोई खाने पीने की चीज़ें या चूहा या जो भी मांस का टुकड़ा, मछली जो भी उसके सामने ना हो तो वह रेस्पॉन्स नहीं करती है। अर्थात बिल्ली वह प्राणी है जो उद्दीपक को देख करके एक्शन करती है, अर्थात रेस्पॉन्स देती है। यहीं पर थॉर्नडाइक सिद्ध करने में सफल हो जाते हैं कि रेस्पॉन्स तभी होता है जब उद्दीपक मौजूद रहता है, तभी रेस्पॉन्स होता है। अगर उद्दीपक नहीं होगा तो रेस्पॉन्स नहीं होगा। ऐसी बात थॉर्नडाइक ने एक्सप्लेन किया था। मित्रों ध्यान रखिएगा, इनका खंडन आगे चल करके कौन करता है? स्किनर, जिन्होंने आर बॉन्ड एस थ्योरी दिया है। इन्होंने एस बॉन्ड आर थ्योरी दिया। ये हो गए थॉर्नडाइक, ये हो गए स्किनर। स्किनर ने कहा कि एस बॉन्ड आर नहीं, आर बॉन्ड एस। कहते हैं कि आर बॉन्ड एस के माध्यम से हम प्रक्रिया को स्पष्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा रेस्पॉन्स के लिए उद्दीपक की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आप यहां देख रहे होंगे, अगर हम इसको नामांकित करें तो इसको हम लोग कहते हैं स्टिमुलस, इसको हम लोग कहते हैं रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स आप देख रहे होंगे कि जो रेस्पॉन्स यहां हम लिख रहे हैं, रेस्पॉन्स मीन्स होता है अनुक्रिया, स्टिमुलस मीन्स होता है उद्दीपक। तो यह उद्दीपक है, यह अनुक्रिया है। थॉर्नडाइक ने बताने की कोशिश किया कि बिल्ली तभी एक्शन करेगी, तभी रिस्पॉन्स करेगी जब उद्दीपक उसके सामने होगा। उद्दीपक कौन होगा? यहां हम देखेंगे चार्ट में, मांस का टुकड़ा, मछली, यह उद्दीपक के रूप में उसके सामने रखा जाता है, तभी बिल्ली एक्शन लेती है, अर्थात बिजली जैसी उसमें फुर्ती दिखाई देती है। इस तरह से एस बॉन्ड आर थ्योरी को जस्टिफाई करने के लिए ही थॉर्नडाइक ने बिल्ली का प्रयोग किया है। मित्रों आपको पता होगा उन्होंने किया क्या? बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद कर लिया और उसमें पिंजड़ा बिल्कुल मॉडिफाई पिंजड़े का प्रयोग किया था उसमें एक रेड लीवर लगाया हुआ था और उसके बाद बिल्ली पिंजड़े में बंद है, पिंजड़े के बाहर
खाद्य सामग्री रखा हुआ है, जैसे पिंजड़े के बाहर मांस का टुकड़ा, मछली में से कुछ भी उसने रख दिया। बिल्ली उस खाद्य सामग्री को देख रही है। अब उस खाद्य सामग्री को देखते हुए उसके अंदर में उसे पाने की जो चाह आती है, उसी चाह के चलते, उसी उत्साह के चलते वह अपना पंजा मारना शुरू कर देती है। पिंजड़े में चारों तरफ वह प्रयास करती है, घूमती रहती है, पंजा मारती रहती है ताकि गेट खुल जाए और वह भोजन प्राप्त कर ले। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, अगर बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया इन्होंने, सामने मांस का टुकड़ा रख दिया, सामने मछली रख दिया, या जो भी खाद्य सामग्री रख दिया, जो खाद्य सामग्री रखे हैं यही उस बिल्ली को प्रयास करने के लिए मजबूर कर देती है। अर्थात यह उद्दीपक को देख करके ही बिल्ली पूरे एक्शन में आती है और लगातार प्रयास करती है और गेट खोलने की कोशिश करती है, प्रयास करती है, गेट नहीं खुलता, प्रयास करती है, गेट नहीं खुलता। एक लंबे प्रयास के बाद कभी कभी उसका पंजा उस प्रयास में, कभी कभी उसका पंजा अगर लीवर पर पड़ गया तो लीवर दब गया, गेट खुल गया, बिल्ली बाहर निकल आई और भोजन को प्राप्त कर लिया, या मांस का टुकड़ा जो भी था, मछली उसने ले लिया। और ऐसा थॉर्नडाइक ने कई बार प्रैक्टिकल किया तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देखा। उन्होंने देखा कि जितनी बार मैं प्रैक्टिकल करता चला जा रहा हूँ उतनी बार बिल्ली के प्रयासों में असफल प्रयासों की संख्या कम हो रही है, सफल प्रयासों की ओर बिल्ली अधिक बढ़ती जा रही है। दूसरी चीज उन्होंने क्या देखा कि एक ऐसा अवसर आया जब बिल्ली बिना कोई गलती किए सीधे समझ गई कि जब यह लीवर दबता है तभी गेट खुलता है, और लास्ट में वह प्रयास करते करते एक ऐसे अवस्था में पहुंच गए जब उसने बिना कोई गलती किए पंजा लीवर पर रख दिया और पिंजड़ा खुल गया। उसके बाद बिल्ली सीधे पहुंच करके भोजन प्राप्त कर ली। यहाँ पर वो जो थॉर्नडाइक हैं उन्होंने बिल्ली को ले करके अपने सिद्धांत को यह परिभाषित करने की कोशिश किया कि जब तक उद्दीपक नहीं होगा, अर्थात एस नहीं होगा, तब तक रेस्पॉन्स नहीं हो सकता है। बिना उद्दीपक के रेस्पॉन्स कभी संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि अधिगम तभी होगा जब एस और आर, उद्दीपक और अनुक्रिया दोनों के बीच में बड़ा गहरा संबंध हो जाए, बड़ा मजबूत संबंध हो जाए, एस बॉन्ड आर मजबूत हो जाए, तभी प्रभावी अधिगम होगा। इसके लिए उद्दीपक का होना अति आवश्यक है। बिना उद्दीपक का रेस्पॉन्स कभी नहीं होता। इसीलिए उन्होंने कहा कि पिंजड़े में बंद बिल्ली तब तक एक्शन न करती जब तक कि उसे खाद्य पदार्थ न दिखाई देता। जब उसे खाद्य पदार्थ सामने रखा गया था, पिंजड़े में बिल्ली को बंद कर दिया गया, बिल्ली उसे देख रही है, वह भोजन बिल्ली के लिए उद्दीपक के रूप में काम कर रहा है, और बिल्ली जो पंजा मार रही है, उछल कूद कर रही है, उसे हम रेस्पॉन्स कहते हैं। तो जो रेस्पॉन्स आ रहा है वह उद्दीपक को देखने से आ रहा है। इसीलिए इस थ्योरी को एस बॉन्ड आर थ्योरी कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि सारे विचारकों ने अपने अपने कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, अर्थात अपने अपने सिद्धांतों को जस्टिफाई करने के लिए जीओ का चयन किया है। इनको थॉर्नडाइक को एस बॉन्ड आर सिद्ध करना था, बिना उद्दीपक के रेस्पॉन्स संभव नहीं है, एस बॉन्ड आर के मजबूत संबंध को सिद्ध करना था। इसलिए इन्होंने बिल्ली को चुना, क्योंकि बिल्ली वह प्राणी है जो बिना उद्दीपक के प्रक्रिया में भाग नहीं लेती। जैसे उद्दीपक को देख लेती है वैसे उसमें बिजली जैसी फुर्ती आती है और फिर वह एक्शन में लग जाती है, अर्थात उद्दीपक को देख करके रिस्पॉन्स करती है। इसीलिए उन्होंने चूज किया था। और वैसे भी आप देखें तो उन्होंने दो चीजें यहां पर निष्कर्ष निकाला। किसने? थॉर्नडाइक ने कहा कि जब बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया गया, भोजन बाहर रखा, और बिल्ली भोजन को देख करके पहले प्रयास जब किया तो प्रयास की असफल प्रयास उसके बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, और उसने लगातार प्रयास किया, फिर असफल प्रयास की संख्या में कमी आई, फिर प्रयास किया, फिर असफल प्रयास की संख्या में कमी आई।
उन्होंने कहा कि इसके संबंध में दो विचारों को उन्होंने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा जब कोई लर्नर, जब कोई अधिगम करता लगातार प्रयास करता है तो असफल प्रयासों की संख्या में लगातार कमी आती है। एक दिन ऐसा आता है कि जब वह बिना कोई गलती किए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो उन्होंने कहा कि बार बार प्रयास करने से असफल प्रयासों की संख्या में कमी होती है। दूसरा उन्होंने क्या निष्कर्ष दिया? उन्होंने कहा कि बार बार प्रयास करने से कार्य में लगने वाले समय में कमी आ जाती है। मित्रों यहाँ ध्यान रखिएगा, जैसे इसका भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं और पहले के भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम लोग कहीं शूटिंग रेंज में हो, शूटिंग सीख रहे हो, जब हम रिवॉल्वर लेकर के शूटिंग के लिए टारगेट हिट करने के लिए खड़े होते हैं तो शुरू में हमें टारगेट जब हम हिट करने की कोशिश करते हैं तो हमारी गोली कभी इधर भागती है, कभी उधर भागती है। जैसे अगर हम लोग श्यामपट पर ले लें, सपोज करिए हम इस पॉइंट को ले लें और यहाँ टारगेट बना हो और यहीं से हम करें तो कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, कभी इधर गोली निकल जाएगी, कभी इधर निकल जाएगी। ऐसे हम देखते रहते हैं कि गोली लगातार इधर उधर निकलती रहती है, कभी कभी हिट कर जाती है। कहने का मतलब असफल प्रयास मेरे ज़्यादा हैं, सफल प्रयास कम है। लेकिन जब हम लगातार प्रयास करते रहते हैं, लगातार मेहनत करते हैं तो एक ऐसी अवस्था आती है कि जब हम बिना कोई गलती किए, बिना किसी प्रकार के असफलता के हम सीधे हिट कर जाते हैं, अर्थात हम सीधे टारगेट को अचीव कर लेते हैं। तो उन्होंने यही चीज़ सिखाया, किसने? थॉर्नडाइक ने, कि जितनी बार हम प्रयास करते हैं असफल प्रयासों की संख्या में कमी आती है। एक अवस्था ऐसी आती है जब बिना कोई गलती किए हम टारगेट को हिट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जो दूसरा पॉइंट समझाया कि जितनी बार हम प्रयास करेंगे, जितना अधिक प्रयास करेंगे, उस प्रयास करने से कार्य में लगने वाले समय में कमी आ जाती है। तो मित्रों इसको भी हम देख सकते हैं। जैसे हम लोग कंप्यूटर में जब हम टाइपिंग सीखना शुरू करते हैं, शुरू में टाइपिंग में बड़ा समय लगता है। एक एक अक्षर को जब हम पुश करते हैं, ऊपर देखते हैं तो तमाम गलतियां निकलती हैं, फिर सुधारते हैं, फिर कर्सर ठीक करते हैं, फिर सुधारते हैं। लगातार हम देखते हैं कि कंप्यूटर की टाइपिंग में एक पेज में कई घंटे लग जाते हैं, कई करेक्शन निकल आते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम लगातार प्रयास करते रहते हैं, खूब प्रयास करते हैं, एक दिन ऐसा समय आता है करेक्शन की संख्या में भारी कमी आती है और धीरे धीरे हम बात दूसरों से करते रहते हैं, लेकिन उंगलियां अपने आप सेट हो जाती हैं और फटाफट हम प्रिंटिंग करते चले जाते हैं। टाइपिंग हम बहुत फास्ट करने लगते हैं। अर्थात पहले दिन जब हम टाइप करने चले तो हमारा प्रयास बहुत कम था, इसलिए समय ज़्यादा लगा। लेकिन जब हम बार बार प्रयास करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, एक दिन हम टाइपिंग करने में सफल होते हैं, फास्ट टाइपर हो जाते हैं, टाइपराइटर हो जाते हैं और हम फास्ट टाइपिंग करने में सफल हो जाते हैं। तो दो निष्कर्ष दिया, एक बार बार प्रयास करने से असफल प्रयासों की संख्या में कमी आती है, दूसरा बार बार प्रयास करने से कार्य में लगने वाले समय में कमी आती है। तो मित्रों दो निष्कर्ष आपने देखा। तो एक बार हम फिर यहाँ थोड़ा रिवीजन करवा दें कि हम लोग टॉपिक उठाए थे थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत। हमने पॉइंट वाइज आपको समझाया। प्रभावी अवधि 1913, स्थान यूएसए, जनक शिक्षा मनोविज्ञान के पिता कहे जाते हैं। और मैंने एक्सप्लेन किया कि इनसे पहले भी रूसो ने प्रभावी प्रयास किया था, लेकिन कमी केवल क्या थी कि रूसो उन सिद्धांतों, प्रतिमानों, वैज्ञानिक अनुशासनों को डेवलप करने में असफल रहा। केवल वह शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक आंदोलन लाने का प्रयास किया। इसे वास्तविक मूर्त स्वरूप देने में थॉर्नडाइक सफल रहे और यही थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के पिता बन गए। थॉर्नडाइक ने एजुकेशन साइकोलॉजी अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक लिखा। इन्होंने प्रयोग बिल्ली पर किया था, भूखी बिल्ली पर उद्दीपक के रूप में मांस का टुकड़ा लिया था। सिद्धांत के उपनाम मित्रों दिए हुए हैं, आप इनको सीरियल सिस्टम के अनुसार इनको तैयार करिएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी नाम आपसे पूछ सकता है। अर्थात
आप बहुत रट करके गए, खूब तैयार करके गए, विधिवत समझ करके गए, लेकिन आपको उपनाम ही क्लियर नहीं है। आप तो एस बॉन्ड आर थ्योरी तैयार करके गए, वो दे दिया अधिगम का बंध सिद्धांत, आप कैसे चूज करोगे? इसलिए आपको एक एक पॉइंट पर गौर करना है, इसलिए मैंने उपनाम भी लिख दिए हैं। मित्रों, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो इन्होंने प्रयोग किया है हम इसको मिटा देते हैं ताकि अगला पॉइंट आपको समझा सकें। आप देख रहे होंगे यहां एस बॉन्ड आर लिखा हुआ है, थॉर्नडाइक। मैंने आपको समझाया था उनकी पूरी थ्योरी इसी पर है, अगर एस होगा तभी आर मिलेगा, बिना एस के आर संभव नहीं है। इसके लिए उन्होंने बिल्ली को चूज किया था और बिल्ली में मान लीजिए ये पिजड़ा उन्होंने सेट किया, ठीक है, और पिजड़ा सेट किया, बीच में उन्होंने सपोज करिए बिल्ली को बैठा दिया और बिल्ली ये इधर जो है रेड लीवर बना दिया और इसके इधर भोजन सामग्री रख दिया, मांस का टुकड़ा वगैरह रख दिया। अब बार बार बिल्ली प्रयास करती है, कभी इधर पंजा मारती, कभी इधर, कभी उधर, कभी कुछ उछल कूद बिल्ली लगाए रहती है और कोशिश करती है कि मैं मांस का टुकड़ा, हम भोजन को प्राप्त कर ले, मांस का टुकड़ा मिल जाए। आप देखते हो शुरू में जब बिल्ली प्रयास करती है उसके अधिकांश प्रयास बेकार चले जाते हैं। वो समझ नहीं पाती कि जब यह खटक दबेगा, लीवर दबेगा तभी गेट खुलेगा, वह इस बात को समझ नहीं पाती है। लेकिन उस प्रयास में अचानक उसका पंजा, एक बार उसका पंजा इस पर पड़ जाता है और गेट खुल जाता है, फिर वह मांस का टुकड़ा प्राप्त करने में सफल हो जाती है। अब उसके बाद में फिर प्रयास करती, बार बार प्रयास करती है। एक बार ऐसा समय आता है जब वो बिना कोई गलती किए अपना पंजा इस पर रख देती है और गेट आराम से खुल जाता है और खुलने के बाद वह सीधे भोजन प्राप्त कर लेती है। इसी के आधार पर उन्होंने दो निष्कर्ष निकाला था। पहला निष्कर्ष उन्होंने दिया कि लगातार प्रयास करने से असफल प्रयासों की संख्या में कमी आ जाती है। दूसरी चीज उन्होंने निष्कर्ष दिया कि बार बार प्रयास करने से कार्य में समय कम लगता है, कार्य में समय कम लगता है। अर्थात जब हम बार बार प्रयास करते हैं तो कार्य में लगने वाले समय में कमी आ जाती है, अर्थात कार्य में समय कम लगता है। यह दो निष्कर्ष उन्होंने दिया। और फिर उन्होंने, मित्रों एक बात ध्यान रखिएगा, थॉर्नडाइक एक कालजयी विचारक है, महान विचारकों की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने यहीं पर अपनी बात को नहीं रोका, आगे भी उन्होंने एस बॉन्ड आर थ्योरी को और अधिक एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नियम का सुझाव भी दिए। नियम का सुझाव क्या दिए वो आपके सामने नियम सब लिखे हुए हैं, जिसमें उन्होंने, आप देख रहे होंगे पूरे नियम को दो भागों में उन्होंने विभाजित किया था। पूरे नियम को उन्होंने दो भागों में विभाजित किया था। अधिगम के नियम, पहले को उन्होंने कहा मुख्य नियम, दूसरे को उन्होंने कहा गौड़ नियम। गौड़ नियम मतलब कम महत्वपूर्ण। गौड़ नियम अर्थात मुख्य नियम का मतलब होता है अति महत्वपूर्ण, गौड़ का मतलब होता है कम महत्वपूर्ण, मतलब जिसकी महत्ता उतनी नहीं होती जितना का मुख्य नियम का होता है। तो यहाँ मुख्य नियम में उसने 3 नियम आपके सामने रखे हैं। नंबर 1 तत्परता का नियम, नंबर 2 अभ्यास का नियम, नंबर 3 प्रभाव का नियम। आप देख रहे होंगे ये 3 नियम प्रमुख रूप से दिया है। उसके बाद बहुअनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, साहचर्यात्मक परिवर्तन का नियम। आप देख रहे होंगे
इसमें एक तो मुख्य नियम है, दूसरा गौड़ नियम है। मित्रों ध्यान से समझना कि ये जो मुख्य नियम है इससे प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं, गौड़ नियम से भी प्रश्न आते रहते हैं। आपसे दे सकता है जैसे अधोलिखित में से वह कौन सा नियम है जो मुख्य नियम है, पहचान करने के लिए आपसे प्रश्न पूछ लेता है। ABCD 4 विकल्प उठा करके दे देगा। जैसे ए में दे दिया तत्परता का नियम, बी में दे दिया बहु अनुक्रिया का नियम, सी में दे दिया आत्मीकरण, डी में दे दिया उपरोक्त सभी। आपको चेक करना होगा कौन प्रमुख नियम है, आप सीधे तत्परता को टिक लगा देंगे। इससे आपको चेक करने में आसानी हो जाती है। तो मित्रों इसको गौर से देखना है, समझना है कि ये हमारे नियम मुख्य नियम है। पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम। अब इनके माध्यम से भी वह अपने S बॉन्ड R थ्योरी को कैसे जस्टिफाई करता है, इसको गौर करिएगा। हम लोग पहला नियम लेते हैं जिसको हम तत्परता का नियम कहते हैं। तत्परता के नियम में मित्रों ध्यान रखिएगा, कहना क्या चाहता है, थॉर्नडाइक कहते हैं कि किसी भी लर्नर में, किसी भी अधिगमकर्ता में अगर तत्परता नहीं होगी, ध्यान से आप समझेंगे, किसी भी अधिगमकर्ता में अगर तत्परता नहीं होगी, उत्साह नहीं होगा, समर्पण की भावना नहीं होगी, तो S बॉन्ड R कमजोर पड़ जाएंगे, अधिगम प्रभावी नहीं होंगे। कहते हैं अगर तत्परता में कमी आ गई तो S बॉन्ड R कहता है ये निर्बल हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। अगर तत्परता में कमी आई तो S बॉन्ड R निर्बल हो जाएंगे और प्रभावी अधिगम नहीं होगा। मित्रों इसको जरा एक उदाहरण से आप समझने की कोशिश करो। जैसे आप कह रहे हैं कि आप इसमें जैसे थॉर्नडाइक बताना चाह रहे हैं कि तत्परता में कमी आई। देखिए घर में अगर आप बच्चों पर गौर करें तो दो प्रकृति के बच्चे दिखाई देते हैं। एक बच्चे वे होते हैं जो अगर आप ऑफिस से आकर के बैठते हैं तमाम प्रश्न लेकर आपके पास पहुंच जाते हैं, पूछना शुरू करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। अर्थात वो पढ़ने की ललक को अपने हृदय में लेकर के आपके पास तुरंत अपनी कॉपी लेकर पहुंच जाएंगे, पेंसिल लेकर पहुंच जाएंगे, पूछना शुरू करेंगे। लेकिन बच्चों का एक ग्रुप ऐसा भी होता है जब आप ऑफिस से घर पहुंचते हो तो कहीं न कहीं वो गायब मिलते हैं, कहीं फील्ड में खेलते रहते, बदमाशी करते रहते हैं, टहलते रहते हैं, इधर उधर घूमते आपको मिलेंगे। पढ़ाई करते हुए वो नहीं मिलते क्योंकि उनकी पढ़ाई करने में तत्परता नहीं होती। तो मित्रों यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने एक चीज़ आपको पहले दिन सिखाया था, इसमें कौन कौन चीज़ें आती हैं। मैंने कहा था खाने पीने की चीज़ें आती हैं, खेलने की चीज़ें आती हैं, माता पिता आते हैं, शिक्षक आते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं जो रेस्पॉन्स करने के लिए उद्दीप्त करती हों हमारे अधिगमकर्ता को। तो आप खुद महसूस करिए कि अगर कोई बच्चा पढ़ने के लिए तत्पर नहीं है तो उसका जो उद्दीपक होगा, अर्थात जो माता पिता होंगे या जो शिक्षक होंगे, अब रेस्पॉन्स जो पढ़ना, लिखना, रटना आदि जो प्रक्रियाएं होती हैं, आप देखो अगर वह तत्पर नहीं होगा, बच्चा तत्पर नहीं होगा तो बच्चे के द्वारा जो बच्चे के आप देख रहे होंगे, जो बच्चे के अध्ययन, पढ़ने, लिखने, रटने, समझने की प्रक्रियाएं चलती हैं, वो दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। अर्थात उनके बीच में जो रिलेशन बनता है, जो बॉन्ड बनता है, यह बॉन्ड पूरी तरह से कमजोर हो जाता है। एक तरफ पिता गुस्से में आ जाता है और वह अपने बच्चे को प्रताड़ित कर देता है, कंटाप लगा देता है, और बच्चा जो रेस्पॉन्स देता है, पिता का गुस्सा होना और बच्चे का अध्ययन के प्रति रेस्पॉन्स, अर्थात अध्ययन करने के लिए जो रेस्पॉन्स उत्पन्न होता है बच्चे की तरफ से, ये दोनों बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं और इसलिए S बॉन्ड R कमजोर पड़ जाते हैं। माता पिता, शिक्षक भी गुस्से में आ जाता है
और बच्चा भी दुखी भाव से पढ़ना लिखना शुरू करता है। इसलिए जब बच्चा दुखी हो, माता पिता गुस्से में हो, तो उनमें एस और आर के बीच का जो संबंध होगा, आप बताओ अगर दोनों निगेटिव वातावरण हो जाए तो बताइए कितना मजबूत होगा। अर्थात एस बॉन्ड आर कमजोर हो जाएगा, प्रभावी अधिगम नहीं हो सकता है। अधिगम होगा लेकिन प्रभावी अधिगम नहीं होगा। आप उसमें देख रहे होंगे। दूसरी चीज कहता है, अगर बालक में तत्परता है, अर्थात बालक अधिक तत्पर है, तो ऐसी दशा में एस बॉन्ड आर दोनों के बीच, अर्थात एस और आर के बीच में संबंध बहुत मजबूत होगा और प्रभावी अधिगम की प्राप्ति होगी। जैसे एस के रूप में माता पिता हैं, शिक्षक हैं, आप देख रहे होंगे शिक्षक हैं, और आर जो है बच्चे की तरफ से हो रही है, अर्थात बच्चे का पढ़ना लिखना, उसकी और अन्य जो क्रियाएं हैं। तो मेरे कहने का मतलब, अगर बच्चा तत्पर है, आप ऑफिस से पहुंचे और वह आपके पास पूछने के लिए पहुंच गया, बिना कुछ कहे वो लिखने पढ़ने में जुटा हुआ है, एक तरफ आप खुश होकर के उसका गाइड करते हो, दूसरी तरफ वह बच्चा भी प्रसन्न होकर के लिखना पढ़ना शुरू कर देता है, तो एक तरफ उद्दीपक के रूप में आप उत्साहित हो, दूसरी तरफ बालक रेस्पॉन्स प्रभावी करता है, तो एस बॉन्ड आर मजबूत हो जाता है और बच्चा प्रभावी अधिगम करने में सफल हो जाता है। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, तत्परता का मतलब हुआ, अगर बच्चा तत्पर है, पढ़ने के लिए उत्साही है, तो एस बॉन्ड आर मजबूत होगा और वह प्रभावी अधिगम करेगा। अगर वह तत्पर नहीं है, आप कह सकते हैं नॉर्मल हंसी की भाषा में धक्का परेडू है, अर्थात डांट डपट करके पढ़ाने की कोशिश में आप लगे हैं, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई तत्परता नहीं है, तो यहाँ उद्दीपक के रूप में माता पिता, शिक्षक और रिस्पॉन्स में बच्चों का जो है पढ़ना लिखना रटना समझना, इन दोनों के बीच रिलेशन प्रभावी नहीं बन पाता है, कमजोर हो जाता है। अगर एस बॉन्ड आर कमजोर होगा तो प्रभावी अधिगम नहीं होगा, अगर एस बॉन्ड आर मजबूत होगा तभी प्रभावी अधिगम होगा। यदि तत्परता में कमी आएगी तो यह निर्बल हो जाएगा, यदि तत्परता में अधिकता होगी तो वह सबल हो जाएगा, अर्थात मजबूत हो जाएगा। इस तरह से उसे प्रभावी अधिगम की प्राप्ति होगी। तो कहने का मतलब हो गया, अगर तत्परता में अधिकता है तो एस बॉन्ड आर क्या होगा, एस बॉन्ड आर ये मजबूत हो जाएगा और प्रभावी अधिगम होगा। तो आपने पहले में सीख लिया, आपने पहले में सीखा कि अगर एस बॉन्ड, अगर बच्चा तत्पर है तो एस बॉन्ड आर मजबूत होगा, प्रभावी अधिगम होगा। अगर बच्चा तत्पर नहीं है, लर्नर लर्निंग करने के लिए तत्पर नहीं है, तो एस बॉन्ड आर मजबूत नहीं होगा, कमजोर होगा और प्रभावी अधिगम की प्राप्ति नहीं होगी। तो पहला हो गया तत्परता का नियम। दूसरा कहते हैं अभ्यास का नियम। मित्रों ध्यान रखिएगा एक चीज, थॉर्नडाइक कहते हैं कोई भी लर्नर जितनी बार अभ्यास करता है, जितना अधिक से अधिक अभ्यास करता है, जितना बार बार प्रैक्टिस करता है, मन लगाकर अभ्यास करता है, तो कहते हैं एस बॉन्ड आर मजबूत हो जाता है, एस बॉन्ड आर मजबूत हो जाता है, यह प्रबल हो जाता है, मजबूत हो जाता है। कब? जब अभ्यास अधिक होता है, अभ्यास में अधिकता होती है, प्रभावशीलता होती है, प्रभाविकता होती है। आप देख रहे होंगे अगर अभ्यास अधिक हम करेंगे, अभ्यास हमारा प्रभावी रूप में चलेगा तो एस बॉन्ड आर मजबूत होगा, अधिगम प्रभावी होगा। अगर हम देखेंगे अगर अभ्यास हमारा कमजोर हो गया, अर्थात अभ्यास कम हम करते हैं, तो निश्चित रूप से एस बॉन्ड आर क्षीण हो जाता है, अर्थात निर्बल हो जाता है और प्रभावी अधिगम की प्राप्ति हमें नहीं होती है। आप देखते होंगे जैसे जब हम कुछ लड़के होते हैं, उनका जब एग्ज़ाम लिया जाता है तो टॉप कर जाते हैं, बहुत अच्छी रैंक लेके आते हैं,
कुछ होते हैं जिनकी दिमाग तो बहुत है लेकिन उनकी अच्छी रैंक नहीं मिलती, वो दुखी हो जाते हैं। तो मित्रों आप देखते होंगे वो प्रायः लापरवाह किस्म के होते हैं क्योंकि वो अभ्यास नहीं करते। और यहाँ थॉर्नडाइक कहते हैं कि कोई टीचर कितना भी बढ़िया लर्नर को सिखाए, कितना भी वो बढ़िया से अध्यापन कार्य करे, लेकिन अगर लर्नर ने अभ्यास नहीं किया, जम करके अभ्यास नहीं किया, प्रभाविकता के स्तर पर अभ्यास नहीं किया, तो एस बॉन्ड आर कमजोर पड़ जाएंगे और वहाँ प्रभावी अधिगम नहीं होगा। अगर वह अच्छे ढंग से अभ्यास करता है और मजबूत तरीके से अभ्यास करता है, तब वहाँ एस बॉन्ड आर मजबूत हो जाएगा और प्रभावी अधिगम होगा। मित्रों यहाँ आप देख रहे होंगे मेरे लेक्चर में मैं बार बार एस बॉन्ड आर की चर्चा कर रहा हूँ, उसको कभी मजबूत कभी निर्बल इसी दो सेक्शन में दिखा रहा हूँ। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत ही एस बॉन्ड आर थ्योरी कहलाता है, उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत कहलाता है। कन्फर्म हो गया? तो पहले में आया कि बच्चा जब स्वयं तत्पर हो एस बॉन्ड आर मजबूत होगा, अधिगम प्रभावी होगा। अगर बच्चा स्वयं तत्पर नहीं है एस बॉन्ड आर कमजोर होगा, अधिगम कमजोर होगा, अधिगम प्रभावी नहीं होगा। दूसरे में आपने देखा अगर लर्नर अभ्यास अच्छा करेगा, बार बार अभ्यास करेगा, प्रभाविकता बनाए रखेगा, एस बॉन्ड आर मजबूत होगा, अधिगम उसे होगा। अगर वह लापरवाह है, कामचोर है और वह अभ्यास नहीं करता या अभ्यास नगण्य रूप में रखता है, एस बॉन्ड आर छीण हो जाते हैं और अर्थात उनका जो अधिगम का जो बंद सिद्धांत है कमजोर हो जाता है और प्रभावी अधिगम की प्राप्ति उसे नहीं होती। अब तीसरा आता है मित्रों, इसको हम कहते हैं प्रभावशीलता का नियम। बहुत महत्वपूर्ण नियम है, अर्थात ये तीसरा नियम जिसको हम प्रभाव का नियम कहते हैं। तीसरा नियम इसको हम प्रभाव का नियम कहते हैं। और आप देखते हैं प्रभाव के नियम के अंतर्गत दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो पहली चीज यही वह नियम है जिसके आधार पर थॉर्नडाइक ने अपने एस बॉन्ड स्किनर ने प्रभाव का नियम ही वह प्रमुख नियम है जिसमें स्किनर ने इसको आधार बना करके अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। अर्थात जब कभी पेपर में प्रश्न आए, आपसे पूछा जाए वह कौन सा मुख्य नियम है जिसको आधार बना करके स्किनर महोदय ने अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, आप सीधे टिक भरेंगे प्रभाव के नियम को। ध्यान रखिएगा, प्रभाव के नियम को ही हम ध्यान से देखेंगे क्योंकि प्रभाव के नियम में ही उसमें आप देखते हो कि प्रभाव के नियम को ही वह आधार बना करके अपने पूरे सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। अर्थात आप देखते हैं जो उसने अपने सिद्धांत को प्रस्तुतिकरण किया है उसका आधार केवल प्रभाव को नियम को माना है। आप जिसको हम कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, तो अगर कभी पेपर में आए सबसे महत्वपूर्ण नियम कौन है, प्रभाव का नियम है। और फिर पेपर में अगर आपसे पूछता है वह कौन सा नियम है जिसको आधार बना करके स्किनर ने अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, उसे हम तब तुरंत हम ट्रिक मार देंगे प्रभाव का नियम। अब इसमें मित्रों एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रभाव के नियम के अंतर्गत थॉर्नडाइक कहते हैं जब लर्नर लर्निंग की दिशा में आगे बढ़ता है तो उसमें दो क्रियाएं होती हैं, एक संतुष्टि दूसरा असंतुष्टि। ध्यान रखिएगा, सीधे सेक्शन करते हैं। कहते हैं कि जब लर्नर जब अधिगम करता अधिगम की दिशा में आगे बढ़ता है तो दो चीजें सामने आती हैं, एक आती है संतुष्टि, दूसरी आती है असंतुष्टि। संतुष्टि और असंतुष्टि दो अवस्थाएं आती हैं, दो अवस्थाएं आती हैं। कहता है थॉर्नडाइक कहता है कि जब लर्नर लर्निंग करने के लिए प्रयास करता है और उसे संतुष्टि मिलती है, अर्थात लर्निंग के लिए किए गए प्रयास में संतुष्टि मिलती है, अर्थात उसे अच्छा लगता है, तो वहाँ एस बॉन्ड आर थ्योरी
कहता है मजबूत हो जाता है और प्रभावी अधिगम की प्राप्ति होती है। जैसे अभी आप मैथ लगा रहे हो और मैथ लगाने में आप हर स्टेप पर फंसते चले जा रहे हैं, साइंस आप सॉल्व कर रहे हो, हर स्टेप में फंसते चले जा रहे हैं, आपको संतुष्टि नहीं मिलती, एस बॉन्ड आर कमजोर हो जाता है और वहां पर प्रभावी अधिगम नहीं होता। दूसरी चीज आप देखते हो, अगर उसमें अधिगम कर्ता द्वारा अधिगम की प्रक्रिया में प्रभावी रूप से संतुष्टि मिले, अर्थात कार्य करने में उससे अच्छा लगे, उसमें परिवर्तन लगातार उसको दिखता जाए, तो हम कहते हैं कि वहां पर एस बॉन्ड आर मजबूत हो जाता है और अधिगम प्रभावी हो जाता है। अगर उसे अपने प्रयास में असंतुष्टि मिलता है तो ध्यान रखिएगा एस बॉन्ड आर यह निर्बल हो जाता है और वहां प्रभावी अधिगम की प्राप्ति नहीं होती। तो संतुष्टि असंतुष्टि दो तत्व होते हैं। जब अधिगम कर्ता द्वारा अधिगम की प्रक्रिया में किए जाने वाले प्रयासों से संतुष्टि प्राप्त होती है, अर्थात कार्य करने में अच्छा लगता है, आनंद मिलता है, तब वहाँ एस बॉन्ड आर मजबूत होता है और वह प्रभावी अधिगम की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अगर प्रयासों में कार्य करने में अधिगम कर्ता को अच्छा नहीं लगता, अर्थात संतुष्टि नहीं मिलती, तो एस बॉन्ड आर कमजोर पड़ जाते हैं और वहाँ प्रभावी अधिगम की प्राप्ति नहीं होती। तो मित्रों, इस तरह से हमने मुख्य नियम के अंतर्गत तत्परता का नियम बताया, अभ्यास का नियम बताया, प्रभाव का नियम बताया। एक बार आप पुनः इसको ध्यान में रख लेंगे। तत्परता के नियम में है कि अगर बालक स्वयं तत्पर नहीं होता, अर्थात लर्निंग करने के लिए स्वयं उत्साही नहीं होता, तो वहाँ पर एस बॉन्ड आर कमजोर हो जाते हैं और प्रभावी अधिगम की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन अगर वह तत्पर है, लर्नर लर्निंग के लिए तत्पर है, तो एस बॉन्ड आर मजबूत होंगे और प्रभावी अधिगम की प्राप्ति होगी। दूसरा, अभ्यास का नियम में मित्रों ध्यान रखिएगा, थॉर्नडाइक कहते हैं जितनी बार अभ्यास करेंगे, जितना अधिक अभ्यास करेंगे, एस बॉन्ड आर मजबूत होगा, प्रभावी अधिगम की प्राप्ति होगी। अगर हम अभ्यास करने में लापरवाही करेंगे, हम समय नहीं देंगे, अभ्यास नहीं करेंगे या कम मात्रा में अभ्यास करेंगे, एस बॉन्ड आर कमजोर हो जाएगा, प्रभावी अधिगम की प्राप्ति नहीं होगी। तीसरा मैंने कहा प्रभाव का नियम, जो सबसे महत्वपूर्ण नियम के रूप में हमारे सामने मौजूद है। इस पे आपसे पेपर में आ सकता है कौन सा नियम सबसे महत्वपूर्ण नियम है। आप देखते हैं प्रभाव के नियम को हम सबसे महत्वपूर्ण नियम मानते हैं और प्रभाव का नियम ही वह आधार है जिसको मान करके स्किनर महोदय ने अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। तो यहाँ मित्रों एक प्रश्न आपसे बन सकता है कि वह कौन सा नियम है जिसको आधार बना करके स्किनर महोदय ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। तो हम उसमें सीधे सीधे ट्रिक लगाते हैं प्रभाव का नियम। एक बात मित्र ये भी ध्यान रखना, कैसे आप याद रखोगे। कभी कभी लोग कहते हैं सर हम भूल जाते हैं, तो याद कैसे करोगे, उसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है, जैसा कि आप परिचित भी होंगे शायद उससे। जैसे नियमों को हम याद कैसे करेंगे, तो पहले हम मुख्य नियम को याद करा लें, फिर हम गौड़ नियम को याद कराते हैं। देखिए मुख्य नियम को याद करने के लिए ट्रिक है जिसको हम कहते हैं टैप, TAP। आप TAP से इंग्लिश में मत जाइए। तत्परता T है, त से T से हम चलते हैं। अभ्यास L, प्रभाव P। टैप अगर आप याद रखे रहो, TAP टैप याद रखे रहो, तो मुख्य नियम आपके तैयार हो गए। अर्थात टैप अगर आपको याद है तो आप T से तत्परता, A से अभ्यास, P से प्रभाव, ये तीन पॉइंट को ध्यान में रखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। तो इस तरह से टैप शब्द याद रखिएगा। टैप शब्द के माध्यम से हम तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तीनों को हम जस्टिफाई कर लेते हैं, दिमाग में हम याद रख सकते हैं। मान लो कभी आप भूल गए, टैप जैसे याद किए तुरंत आपको सीरियल से सब कुछ क्लियर हो जाता है। अब उसके बाद आप देख रहे हो हमने मुख्य नियम एक्सप्लेन कर दिया, अब हमें सीधे चलना है गौड़ नियम की तरफ। हमने आपको बताया गौड़ का मतलब होता है कम महत्वपूर्ण। गौड़ लिखा है
इसका मतलब होता है कम महत्वपूर्ण, और मुख्य का मतलब होता है सबसे अधिक महत्वपूर्ण। तो ये इसका मतलब नहीं है कि इसकी कोई उपयोगिता नहीं, इसकी भी उपयोगिता है, लेकिन यह क्रीम है। उसके बाद सेकेंडरी के स्टेटस में, द्वितीयक की स्थिति में ये नियम आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। तो ध्यान से इसको समझेंगे हम लोग। एक तो मित्रों आप सोचेंगे कैसे हम याद करेंगे इसको, तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखे होंगे, कहीं न कहीं आपको सुनने को भी मिला है, बड़ा अच्छा लगता है, हंसी हंसी में उसको हम लोग कह सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं बहू मांस खाती है, अगर हम इसको देखें बहू मांस खाती है, इसमें किसी को हर्ट होने की जरूरत नहीं है, ये केवल मैं याद करने की एक ट्रिक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। बहू मांस खाती है, तो जो बहू है, अगर मान लीजिए हम इसको सपोज करो हम इसको इधर लिख दें, लेकिन उसको बहू से बहू ही समझना है, ये ध्यान रखना। बहू मांस खाती है, अब यहां बहू से बहु अनुक्रिया, मास में आप देख रहे होंगे एम है, एम से मनोवृत्ति का नियम, ए है, ए से आंशिक, अर्थात यहां बहु, यहां एम, यहां आंशिक में ए, आत्मीकरण में ए, साहचर्य में एस। बहु मांस खाती है, इतना अगर आप दिमाग में रखे रहो तो ठीक है। बोलते समय हम लोग हा पे बड़े ऊ का मात्रा लगा देते हैं, लेकिन हमको दिमाग में रखे रहना है छोटा ऊ वाला। तो बहु से बहु अनुक्रिया, इसको ध्यान में रखेंगे। एम से मनोवृत्ति का नियम, ए से आंशिक क्रिया का नियम, ए से आत्मीकरण का नियम या सादृश्यता का नियम, एस से साहचर्य का नियम। बहु मांस खाती है, आप देखेंगे कई जगह इसको आपको सुनने को मिलता होगा, कई जगह पढ़ने को भी मिला होगा। बड़ा रोचक पॉइंट है, कैसे आप तैयार रखोगे तो आप सीधे सीधे इस सेक्शन को याद रखेंगे। बहु मांस खाती है, और आप उसमें बहु से बहु अनुक्रिया रखेंगे। माँ एम, एम से मनोवृत्त, ए से आंशिक, ए से आत्मीकरण, एस से साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो इस तरह से आप इस नियम के माध्यम से गौड़ नियम को तैयार कर सकते हैं, इस सूत्र के माध्यम से। फार्मूला हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। अब आप इसकी व्याख्या भी समझ लो। इसकी व्याख्या मित्रों आप समझ चुके होंगे, हमको नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन आपको हो। अब इसकी व्याख्या समझ लीजिए। जैसे दिया हुआ है हमारे सामने बहु अनुक्रिया का नियम। थॉर्नडाइक कहते हैं कि कोई भी लर्नर जब लर्निंग करने चलता है ना, तो वह केवल एक ही अनुक्रिया नहीं करता, बहुत सारी अनुक्रियाएं करता, अनेक अनुक्रियाएं करता है। पढ़ना, लिखना, रटना, समझना आदि जितनी भी हैं तमाम अनुक्रियाएं करता रहता है। तो कहते हैं कि बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है, और कहते हैं उसमें जिस अनुक्रिया से एस बॉन्ड आर मजबूत हो जाता है वही प्रभावी अधिगम प्राप्ति करने का आधार बन जाता है। कहते हैं अधिगम की प्राप्ति में बहुत सारी अनुक्रियाओं की भूमिका होती है, और बालक लर्नर बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है, और जब अनुक्रियाएं बहुत अधिक संख्या में हो, विविध स्वरूपों में हो, और जब ऐसी अनुक्रिया जिससे एस बॉन्ड आर मजबूत हो जाए, तो उससे हम प्रभावी अधिगम की प्राप्ति करते हैं। इसी को हम कहते हैं बहु अनुक्रिया का नियम। जैसे रटना है, लिखना है, समझना है, पढ़ना है, ठीक है, तमाम प्रयोगात्मक रूप से करना है। जिसको जिस अनुक्रिया से प्रभावी अधिगम प्राप्त हो जाए, अर्थात एस बॉन्ड आर मजबूत हो जाए, तो ध्यान रखिएगा उससे प्रभावी अधिगम की प्राप्ति होती है। तो अनुक्रियाएं बहुत होती हैं, उन अनुक्रियाओं में जिनसे एस बॉन्ड आर मजबूत हो जाते हैं वही ज्ञान प्राप्ति करने के, अधिगम प्राप्ति करने के प्रमुख आधार बनते हैं। दूसरा आता है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति के नियम का मतलब होता है कि लर्नर की जो टेंडेंसी होती है उसी से पता चल जाता है कि वह कितना प्रभावी अधिगम कर सकता है। मनोवृत्ति से ही, मनोवृत्ति को जान करके अगर हम देखते हैं
कि जो लर्नर है, जो अधिगम करता है, वह नकारात्मक सोच का है, उसकी मनोवृत्ति निगेटिव है, लाख उसको शिक्षक सिखाए, हर स्किल का प्रयोग कर दे तो एस बॉन्ड आर वहाँ कमजोर पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में वह आप कह सकते हैं प्रभावी अधिगम वहाँ पर प्राप्ति नहीं होती। अगर मनोवृत्ति पॉजिटिव है, सकारात्मक है, एस बॉन्ड आर मजबूत होगा, प्रभावी अधिगम की प्राप्ति होगा। कहता है मनोवृत्तियां जिस प्रकार की होंगी अधिगम का स्वरूप भी उसी प्रकार हो जाता है। अर्थात अगर मनोवृत्ति पॉजिटिव है तो एस बॉन्ड आर मजबूत होगा, अगर मनोवृत्ति नेगेटिव है एस बॉन्ड आर कमजोर होगा। तो मनोवृत्ति के नियम से भी, मनोवृत्ति से भी हमको पता चल जाता है कि अधिगम का स्वरूप क्या होने वाला है। फिर कहते हैं आंशिक क्रिया का नियम। मित्रों ध्यान रखिएगा, थॉर्नडाइक कहते हैं कि जब भी हम कोई भी कार्य करें उसको टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर करें, छोटा छोटा बनाकर करें, छोटे छोटे भागों में करें और सीक्वेंस में करते चले जाएं तो जटिल से जटिल समस्या का भी प्रभावी समाधान हो जाता है। अर्थात जब हम अंशों में, भागों में, टुकड़ों के रूप में छोटा छोटा ज्ञान प्राप्त करके फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं, एक एक पक्ष का ज्ञान प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं, तब हमें प्रभावी अधिगम की प्राप्ति हो जाती है। एस बॉन्ड आर मजबूत हो जाता है और अधिगम हमारा बेहतर होता है। तो कहते हैं आंशिक क्रिया का नियम, अर्थात ज्ञान प्राप्त करते समय जब हम किसी भी जटिल विषय वस्तु के छोटे छोटे टुकड़ों को पढ़ते हुए आगे चलते हैं, उनको हम इनिशिएट करते हुए आगे चलते हैं, एस बॉन्ड आर मजबूत हो जाता है और अधिगम प्रभावी हो जाता है। इसे आंशिक क्रिया का नियम हम कहते हैं। मित्रों फिर हमारे सामने आता है आत्मीकरण का नियम या सादृश्यता का नियम। इसमें थॉर्नडाइक कहते हैं कि कोई भी लर्नर किसी भी नई परिस्थिति में, कोई भी लर्नर किसी भी नई परिस्थिति में अधिगम उसी प्रकार से, या आप कह सकते हैं अधिगम उसी प्रकार की अनुक्रिया को करके सीखता है जैसा कि उसने पूर्व की परिस्थिति में उद्दीपक को देख करके सीखा था। अर्थात दोनों में सादृश्यता का भाव यहाँ दिखाई देता है। अर्थात कहते हैं कि उद्दीपक किसी भी नई परिस्थिति में उसी प्रकार की अनुक्रिया करके सीखता है जैसा कि उसने अपने पहले उद्दीपक को देख करके सीखा था। अर्थात वह पूर्व की परिस्थिति से सादृश्यता को बनाए रखते हुए अपनी नवीन अनुक्रिया को अंजाम दे सकता है। यहाँ एस बॉन्ड आर मजबूत हो जाता है और प्रभावी अधिगम की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद आता है, इसी को हम आत्मीकरण का नियम या सादृश्यता का नियम कहते हैं, और इस प्रक्रिया से वह विषय वस्तु को आत्मसात करने में सफल हो जाता है। फिर आता है साहचर्यात्मक नियम। इसमें सीधे एक काम कहते हैं देखिए व्यक्ति एक है और वह क्रिया करने में दक्ष है, अर्थात वो क्रिया जानता है। कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई क्रिया पहले कोई व्यक्ति करता है, बाद में भी वह उस क्रिया को कर सकता है। अगर वह करने में दक्ष है तो निश्चित रूप से वह इस क्रिया को स्पष्ट करने में सफल हो जाता है। जैसे पहले कभी भी की गई क्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में फिर करना, यह साहचर्यात्मक अधिगम का सिद्धांत कहलाता है, साहचर्यात्मक परिवर्तन का नियम कहलाता है। अर्थात पहले की गई क्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार करना, ठीक है, तो उसे हम साहचर्यात्मक परिवर्तन का नियम कहते हैं। जैसे हम यहाँ एक उदाहरण देकर के आपको समझाते हैं। मान लीजिए कोई माँ है और छोटा बच्चा है। माँ छोटे बच्चे को अपने दिल से लगा करके प्यार दुलार करती है, स्तनपान कराती है, गोद में लिए रहती है, अर्थात अपने उसको हार्ट से चिपकाए रखती है, प्यार करती है। तो आप देखते हो बच्चे का मान मनोहार करती है माँ करती है। लेकिन जब बच्चा अनुपस्थित हो जाए, अर्थात बच्चा ना हो, तो वह जो बच्चे के खेलने की वस्तुएं हैं, उसके तमाम जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसकी स्मृतियों से जुड़े हुए वस्तुएं हैं, उसे भी वह अपने हृदय से लगा करके उसी प्रकार की क्रियाएं करने लगती है। तो उसे हम साहचर्यात्मक परिवर्तन का नियम कहते हैं। आप जानते होंगे कि जैसे मान लीजिए हमने जैसे अभी उदाहरण आपको बताया कि माँ बच्चे को प्यार करती है, दिल से लगाती है,
मान मनुहार करती है, सारा क्रिया करती है, लेकिन जब बच्चा मर जाता है तो उसी प्रकार से दूसरी परिस्थिति में भी माँ उसी तरह से क्रिया करती है जैसे बच्चे के जीवित रहने पर करती है। उसकी स्मृतियों से जुड़ी हुई विषय वस्तु को वह हृदय से लगाकर उसी प्रकार का भाव प्रकट करती है। इसको थॉर्नडाइक ने साहचर्यात्मक परिवर्तन का नियम कहते हैं। मित्रों, आजकल पर इसका हम एक उदाहरण दे दें। जैसे ये तो जो मैंने अभी जस्ट पहले उदाहरण दिया वो तो एक नैतिक और सामाजिक उदाहरण है। आजकल की प्रक्रिया में जो आजकल के युवाओं के बीच में देखा जाता है, जैसे जब कोई युवा और युवतियां प्रेम संबंध में आ जाते हैं और युवक युवती से खूब प्रेम करता है, खूब बातचीत करता है, लेकिन जब यह चीज़ अनुपस्थित हो जाती है, पता लगा परिस्थिति बदल जाती है और कहीं दोनों के बीच में कोई दिक्कत आ जाती है, तो जो युवक और युवतियां होती हैं वह एक दूसरे के चित्र बना करके उस चित्र से भी बातचीत करते रहते हैं। अर्थात अगर किसी ने धोखा दे दिया तो उसके चित्र बना करके उसी से उसी प्रकार की बातचीत करते रहते हैं। यहाँ कंडीशन बदल गई। पहले स्वयं एक दूसरे से बात करते थे, बाद में उस चित्र को बनाकर उससे बातचीत करते हैं, अपनी फीलिंग्स स्पष्ट करते हैं। इसी चीज़ को कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति पहले जिस प्रकार की क्रिया करता हो, परिस्थिति अगर दूसरी हो जाए फिर उसी प्रकार की वह क्रिया करे, तो उसको हम साहचर्यात्मक परिवर्तन का नियम कहते हैं। इसमें हम दोनों को रख सकते हैं, जैसे एक प्रेमी प्रेमिका को भी हम उदाहरण में रख सकते हैं, या हम माँ को भी उदाहरण में रख सकते हैं कि माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, दिल से लगाती है, लेकिन जब बच्चा मर जाता है उसी तरह से अब यहाँ देखिए, बच्चा मर गया, परिस्थिति दूसरी हो गई, बच्चा जीवित था, परिस्थिति दूसरी थी। कह रहा है कि परिस्थिति जब पहले बच्चा जीवित था तो माँ हृदय से लगा करके प्यार किया, परिस्थिति बदल गई, बच्चा मर गया, तब भी माँ उससे जुड़ी हुई स्मृतियों की जो वस्तुएं हैं, उसके खिलौने, उसकी किताब कापी, उसके कपड़े, उसकी तमाम स्मृतिगत जो वस्तुएं हैं उनको हृदय से लगाकर वो भाव को प्रकट करती है। इसी को हम साहचर्यात्मक परिवर्तन का नियम कहते हैं। तो मित्रों, इस तरह से आप देख रहे हैं बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण या सादृश्यता का नियम, साहचर्यात्मक नियम। ये जो 5 नियम हमारे सामने इधर आए हैं वो गौड़ नियम हैं। तो गौड़ नियम की संख्या 5 है, मुख्य नियम की संख्या 3 है, और ये तीनों और 5 जोड़ करके टोटल वह 8 नियम को प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से आप पूरे सिस्टम को याद रखिएगा, और दोनों को याद करने की बड़ी अच्छी स्किल है। एक को टैप याद करिए, दूसरे को बहु मांस खाती है उस सेंस में याद करिए। यहाँ किसी को हर्ट होने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ हम केवल याद करने की स्किल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। चलिए मित्रों, फिर हम आगे इस पर और डिस्कस करेंगे, इसके कुछ महत्व को भी एक्सप्लेन करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, यहीं पर भी हम थोड़ा समझा दें 1 मिनट के लिए, महत्व भी इसके कई महत्वपूर्ण पक्ष आते हैं। इसकी महत्ता भी काफ़ी प्रभावी मानी जाती है। जैसे गणित और विज्ञान के क्षेत्र में इसकी महत्ता होती है। दूसरा, कार्य की अवधारणा को यह प्रभावी बनाता है। तीसरा, शिक्षा के प्रति रुचि में वृद्धि कर देता है। चौथा, सफलता के प्रति आशा पैदा कर देता है। पांचवा, धैर्य और परिश्रम के गुणों का विकास कर देता है। और आप देखते हैं कोई भी जटिल काम हमें सीखना होता है तो उसमें कहीं न कहीं थॉर्नडाइक का यह अधिगम सिद्धांत बहुत प्रभावी रूप में काम आता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने थॉर्नडाइक के इस पूरे थ्योरी को यहीं पर समाप्त करता हूं, और फिर हम आगे एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे और उसमें कुछ और नए तथ्यों को एक्सप्लेन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।